नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की जुड़ी सभी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी यूपी की रणभूमि से चुनावी शंखदान करने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में पीएम की पहली रैली है। मेरठ में पीएम मोदी के मंच पर एनडीए का कुनबा भी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम नायब सैनी के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस रैली के सहारे पीएम मोदी पश्चिमी यूपी में हरियाणा, पूर्वांचल और देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटरों को साधने का हर प्रयास होगा। ये रैली 5 लोकसभा क्षेत्रों पर फोकस करेगी। मेरठ लोकसभा, बागपत लोकसभा, कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केरल के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया। इस संवाद में प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं ऊर्जा वर्धन किया और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। पीएम मोदी ने केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जन जन तक राष्ट्र निर्माण के भाजपा के विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को राज्य में एलडीएफ, यूडीएफ की सांठगांठ और उनके भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में भाजपा के प्रचार अभियान का शंखनाद से होने जा रहा है। प्रचार अभियान का आगाज भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो के जरिए करेंगे। यूं तो प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौरे, रैलियां और बैठकें तो बीते कई दिनों से पूरे राज्य में हो रही हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर के बड़े नेताओं में अमित शाह आज सीकर में रोड शो के माध्यम से चुनावी बिगुल फूकेंगे। बीजेपी ने शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बीजेपी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने कटक से भर्तृहरि महताब, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया है। तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर लोकसभा सीट से और हंसराज हंस को फरीदकोट से उम्मीदवार घोषित किया है। झारखंड के चुनावी रण क्षेत्र में एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि सहयोगी दल आजू पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, राजमहल से ताला मरांडी और दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया है। वहीं गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह और धनबाद से ठुल्लू मेहतो, जमशेदपुर से विद्युत वरण मेहतो और सिंहभूम से गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। लोहरदगा से समीर उरांव और पलामू से बीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है, जबकि आजसू ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एक और जहां भाजपा और आजसू पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों का चयन तो दूर, अब तक सीट शेयरिंग पर सहमति भी नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल, लोहरदगा से सुखदेव भगत और को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। इस रैली में गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के दौरान एक ही मंच पर विपक्ष के नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी इस रैली में विरोध करेंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा की खतौली विधानसभा के गांव मड़ करीमपुर में भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर हमला किया गया है।
अराजक तत्वों ने पथराव कर 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिसके कारण 10 से अधिक लोगों को चोटें भी आई हैं। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई है। एसपी सिटी सहित बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान गांव में ये घटना हुई। भाजपा ने घटना को विपक्षी दलों की साजिश बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में 27 सदस्य हैं, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बिहार में पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव को गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने केरल में अटेंगल लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला 3 बार में लगातार सांसद शशि थरूर से होगा। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक्स हैंडल ने रेखा पात्रा की कुछ निजी जानकारियों का विवरण पोस्ट किया गया। इस मामले को लेकर रेखा पात्रा हमलावर है। रेखा पात्रा ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी की है। इस घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी बशीरहाट पहुंचे और रेखा पात्रा के साथ एक रैली का नेतृत्व किया। भाजपा नेता शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि जिन लोगों ने रेखा पात्रा की निजी सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा की हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए सजा की मांग करता हूं। भाजपा लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि रेखा पात्रा संदेशखाली की पहचान है। पश्चिम बंगाल के लोग संदेशखाली की घटना पर दुखी हैं और न्याय के लिए समर्थन में हैं। वहीं कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज रेखा पात्रा पूरे बंगाली परिवार का चेहरा बन गई हैं। जो भी हुआ है उसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में हुई हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शाहजहां शेख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शाहजहां को वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने पर भी शाहजहां आज बशीरहाट जेल में रहेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को आरोपी बनाया गया है। न्यूज क्लिक पर पैसे लेकर चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा करने का आरोप है। पोर्टल के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ मामला 17 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासमुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रवाह किया। भारत रत्न सम्मान समारोह पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हीरे की परख जौहरी को होती है। महापुरुषों, नेतृत्वकर्ताओं, भारत माता के सेवकों को भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका के ओवली ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक स्क्रैप गोदाम में अचानक आग लगने से 15 से 20 स्क्रैप दुकानें जलने की घटना सामने आई है। इस कबाड़ गोदाम में लकड़ी की प्लाई, प्लास्टिक का सामान, कागज, गत्ता समेत भारी मात्रा में कबाड़ का सामान रखा हुआ था। आग में पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के कोटा स्थित कबाड़ की गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया। 12 दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में आग बुझा रहे 2 फायरमैन भी चोटिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया भलुआनी कस्बे के पास डुमरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक महिला समेत 3 बच्चे शामिल हैं।
मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आज गरज के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग के अटल टनल में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर आज पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को ईस्टर की बधाई दी। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान व त्याग से जुड़ा दिन है, तो वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। और फिलहाल बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका एक्सप्रेस 100 में स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2024 के दौरान भारत की विकास दर 8 या इससे ज्यादा प्रतिशत रह सकती है। बेहतर महंगाई प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भी विकास दर साल दर साल आधार पर समन दिखाने की उम्मीद है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 करोड़ डॉलर बढ़ा। आरबीआई की ओर से जारी डेटा के अनुसार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 642.631 अरब डॉलर रहा, जो इसका नया उच्च स्तर है। लगातार 5वें सप्ताह तक बढ़ोतरी के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में कुल 6.396 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इससे पहले सितंबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उद्योग जगत पर है एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत बनाने की जिम्मेदारी। मुकेश अंबानी ने रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद JJEPC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि उद्योग जगत अगले कुछ दशकों में 100 अरब डॉलर के निर्यात स्तर को छूने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि श्रीलंका और भारत आर्थिक संबंधों को बढ़ाने तथा समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा द्विपक्षीय आर्थिक परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि रियासत अवधि खत्म होने के कारण लुधियाना बरनाला राज्य राजमार्ग पर 2 और टोल प्लाजा को 2 अप्रैल से कर दिया जाएगा बंद। प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने 9 मई से अबुधाबी और उत्तरी केरल के कन्नूर के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की।
इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार करते हुए इस सीधी दैनिक उड़ान का करेगा संचालन। नई आपूर्ति की तुलना में बिक्री अधिक होने के कारण पिछले 3 महीनों में देश के 9 प्रमुख शहरों में बिना बिके मकानों की संख्या 7% घटकर लगभग 4.81 लाख इकाई रही। रियल एस्टेट क्षेत्र के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली फर्म प्रॉपर्टी इक्विटी के मुताबिक इस साल मार्च के अंत में 9 प्रमुख शहरों में बिना बिके मकानों की संख्या 4,81,566 थी। ये आंकड़ा दिसंबर 2023 के अंत में 5,18,868 इकाई था। JSW स्टील ने की कर्नाटक के विजयनगर स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र में हॉट स्ट्रिप मिल शुरू करने की घोषणा। JSW स्टील ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने 50 लाख टन की वार्षिक क्षमता वाली मिल से स्टील उत्पादों की पहली खेप भेजी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वे ब्याज दरों में कटौती को लेकर किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि अगर हम दरों को बहुत जल्द कम करते हैं तो संभावना है कि महंगाई फिर से बढ़ जाएगी और ये अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होगा। भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में अपहृत ईरानी जहाज अल काम्बर 786 पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों वाले चालक दल ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज अल काम्बर 786 पर किया था हमला। नौसेना ने बताया कि सुकात्रा के पास 9 हथियारबंद लुटेरों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के अशान बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत, 14 अन्य घायल। अभी तक किसी ने नहीं ली घटना की जिम्मेदारी। पाक अधिकारियों ने बताया कि मारी पेट्रोलियम कंपनी की टीम हरनाई जिले में इलाके में गैस की खोज करने के लिए कर रही थी, तभी संवर्धित विस्फोटक उपकरण में धमाका हुआ। आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की आर्थिक स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। शरीफ ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सभी मंत्रालयों के साथ एक 5 वर्षीय योजना साझा की, जिसमें उनके कई लक्ष्य निर्धारित किए। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान के 51 समर्थकों को 9 मई हिंसा में 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इमरान खान खुद पिछले साल अगस्त से जेल में हैं और 8 फरवरी के चुनाव से ठीक पहले उन्हें 3 अलग-अलग मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर उन पर 200 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। दोषियों में पीटीआई विधायक कलीमुल्लाह खान भी शामिल। अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा देश में 29 मई को होने वाले आम चुनाव में नहीं हो पाएंगे खड़े। आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उम्मीदवार के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विश्व के अधिकांश नेताओं ने उनसे कहा है कि आगामी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीतने देना। उन्हें डर है कि इससे उनका लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बाइडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप व्यक्ति हैं जिसमें उन देशों के खिलाफ जो चाहे कदम उठाने के लिए रूस को उकसाया जो अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च नहीं करते। यूरोपीय देश नीदरलैंड के अडे शहर में घुसे अज्ञात हमलावर ने दर्जनों लोगों को एक इमारत में बनाया बंधक। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल आतंकवादी मकसद के कोई संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने अडे शहर में 150 घरों को कराया खाली, साथ ही सभी दुकानों को बंद रखने का भी दिया निर्देश। लेबनान के दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दल में शामिल 3 पर्यवेक्षकों और एक अनुवादक बम हमले में हुए घायल। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा करते हुए उसे अस्वीकार्य बताया है, जबकि इजराइल ने इस हमले से कोई संबंध होने से इनकार किया है। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ मियामी ओपन के खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एबडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित किया।
बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। अब सोमवार को जारी होने वाली एटीपी रैंकिंग में रोहन एबडन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच गुजरात जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। वहीं आज इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए 11वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में क्विंटन डिकॉक की अर्धशतकीय पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 178 रन ही बना पाई। राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे हैं। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को देश की संस्कृति, भाषा और खान-पान से भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। खो-खो चैंपियनशिप में मिल रही सुविधाओं को लेकर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है। खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में मिल रही सुविधाओं की सराहना की। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने मियामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार की देर रात खेले गए खिताबी मैच में कॉलिंस ने कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना को 7-5, 6-3 के अंतर से हराया, 2 के अंतर से हराया। मियामी ओपन का पुरुष एकल खिताबी मैच सोमवार को खेला जाएगा। खिताबी मैच में इटली के जानिक सिनर और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रीदेव आमने सामने होंगे। राजकुमार राव जल्द ही एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में वे एक बिजनेसमैन का किरदार निभाएंगे। फिल्म देश के पॉपुलर दृष्टिहीन बिजनेसमैन श्रीकांत बोला पर आधारित है। विशाल भारद्वाज की आने वाली एक्शन फिल्म अर्जुन उस्तारा में कार्तिक आर्यन आएंगे नजर। 150 करोड़ रुपए के बजट पर बनने वाली फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज होगी। वहीं फिल्म की शूटिंग स्पेन और ग्रीस जैसे देशों में की जाएगी। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रू इस वक्त सिनेमा घरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म क्रू ने बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट के साथ 11 करोड़ का शानदार कमाई की। 2 अप्रैल 2024 से मुंबई की फिल्म सिटी में रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की शूटिंग का शंखनाद होगा। शूट के लिए एक भव्य गुरुकुल का सेट तैयार किया गया है, जहां फिल्म की पूरी टीम एक साथ फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल जारी करेगी। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की रियल लाइफ जोड़ी जल्द ही एक म्यूजिक एल्बम में आएगी नजर। अंकिता लोखंडे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर अपने गाने का पहला पोस्टर किया शेयर। सिंगर सॉन्ग राइटर लिजो ने अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया और कहा कि वे लोगों द्वारा किए जाने वाले इंटरनेट ट्रोलिंग से थक गई हैं। पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म शिंदा शिंदा नो पापा का पहला लुक जारी किया है, जिसमें उनके बेटा शिंदा है और साथ ही हिना खान भी हैं। इस फिल्म के जरिए हिना पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। एक्टर प्रतीक गांधी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मडगांव एक्सप्रेस को लेकर चर्चाओं में हैं। उनके काम की हर कोई सराहना कर रहा है। प्रतीक ने कहा कि कॉमेडी किसी भी कलाकार के लिए सबसे मुश्किल शैली में से एक है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।